हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th के पॉलिटी वाले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं और नए चैप्टर का नाम है कार्यपालिका। तो देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हैं उन सभी में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सभी स्टूडेंट इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। कार्यपालिका क्या होती है, क्या कार्य होता है और कार्यपालिका स्वरूप क्या होता है, किस तरह से काम करती है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्यपालिका। तो देखिए, कार्यपालिका का अर्थ होता है, कार्यपालिका व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून का संगठन प्रतिदिन लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून का संगठन प्रतिदिन लागू करते हैं। और कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित संसदीय व अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो अगर हम बात करें कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है संसदीय या अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कि बहुत सारे लोग शासन में भागीदार होते हैं, अपने शासन व्यवस्था को जारी रखते हैं। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति ही निर्णय लेता है और उसका निर्णय क्या होता है? मान्य होता है। तो हमारे भारत में यदि कार्यपालिका देखें, कार्यपालिका का स्वरूप क्या है, तो हमारे भारत में संसदीय कार्यपालिका का स्वरूप है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा औपचारिक नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक वैसे ही संसदीय व्यवस्था जब हमारे भारत में लागू है तो हमारे भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के पास होती है और इसके उदाहरण है भारत व ब्रिटेन। तो भारत व ब्रिटेन में राष्ट्रपति या राजा जो होता है, देखिए राजा तो ब्रिटेन में है और राष्ट्रपति जो है भारत में है, तो ये नाम मात्र के प्रधान है। और वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास है, भारत और ब्रिटेन में। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। कभी कभी ये दोनों एक दल के या विरोधी दल के हो सकते हैं, जो आपस में इनमें क्या होता है, इनकी विचारधारा में विरोध हो सकता है। तो अर्ध अध्यक्षत्व व्यवस्था में क्या है कि शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास भी होगी और प्रधानमंत्री के पास भी होगी। ज्यादा ताकतवर शक्तियां जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकतवर शक्तियां होती हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, इसीलिए राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वह होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। और किसमें सबसे कम शक्तिशाली होता है या कम नाम मात्र की शक्तियां उसके पास होती हैं, तो वह होता है संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं और वह नाम मात्र का क्या होता है? मुखिया होता है। वास्तविक शक्तियां जो होती हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। भारत को 1935 के अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था। तो देखिए, भारत में जब गुलाम भारत था तो 1919 और 1935 के अधिनियम में कि भाई उनको पता चल गया था कि हमें अपनी शासन व्यवस्था कैसी रखनी है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, क्योंकि कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी होगी। देखिए, चुनाव के द्वारा जनता जो है वो कार्यपालिका को क्या कर सकती है? नियंत्रित कर सकती है। तो जनता का शासन लागू करने के लिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, इसीलिए राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर उसे स्वीकार किया गया। तो जनता शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ले सके, इसके लिए भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। और ये जो अनुभव हमें मिले थे वह मिले थे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 के द्वारा। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और औपचारिक रूप से प्रधान जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो नाम मात्र का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित विधायक और संसद के सदस्यों द्वारा, ध्यान देना, निर्वाचित विधायक मतलब विधानमंडल भी इसमें भागीदार होता है, और संसद के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी, आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर।
भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखें कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह वेतन उपराष्ट्रपति का नहीं लेता, वह राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन ही प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री के बारे में यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अल्पमत होने पर अपना पद उसको छोड़ना पड़ता है। 1989 से अनेक अवसर आए जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब गठबंधन की सरकार बनी। इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। राज्यों में भी इसी प्रकार की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। देखिए, जैसे हमारे देश में केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका होती है, ठीक उसी तरह से राज्यों में भी होती है। जो कार्य केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री करता है, राज्य में वही कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के सिद्धांत क्या होते हैं? हमारे यहाँ लागू होते हैं। तो केंद्र में जो सिद्धांत लागू हैं कार्यपालिका के, वही राज्य स्तर पर भी क्या है? लागू होते हैं। केंद्र में जो कार्यपालिका की प्रमुख जो सदन है वह संसद है, और राज्य में क्या होता है? राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा आती है और विधान परिषद आती है। तो भारत में लगभग सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जिन राज्यों में है वहां पर विधान परिषद भी शामिल होती है, और जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर केवल विधानसभा विधानमंडल के अंतर्गत आती है। सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग करता है। देखिए, केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही में रीढ़ की हड्डी होते हैं, यानी उच्च पद पर, प्रांतीय स्तर पर जो उच्च पद पर अधिकारियों की जो भर्ती की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। तो इनको लोक सेवक कहा जाता है, क्योंकि जो सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनको ये कहां तक पहुंचाते हैं? जनता तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। देखिए, यदि आप मेंस परीक्षा दे रहे हो या फिर अच्छे से यदि पढ़ाई कर रहे हो तो इन सब का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से उस एग्जाम को दे पाएंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को रख पाएंगे। देखिए, सरकार के उस अंग से अर्थ है कार्यपालिका का जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, यानी कि जो नियम कानून है उनको संगठन में लागू करने वाला जो अंग है वह क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। आगे हम बात करें, सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायक द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंतर्गत पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तो जितने भी सरकारी तंत्र के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी विधायिका है, संसद है, उसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उनको लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है, जिसमें कौन आते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री और जितने भी सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं और सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब किसके सदस्य हैं? कार्यपालिका के। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान दीजिए, राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका मतलब ऐसी कार्यपालिका जो बहुमत दल के मंत्री और प्रधानमंत्री से निर्मित होती है, जो नियमों और कानूनों को क्या करते हैं? लागू करवाते हैं, उसको राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसमें सरकार का प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शामिल किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। स्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जो सिविल सर्वेंट होते हैं, लोक सेवक होते हैं और जितने भी सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो स्थायी रूप से चयनित किए जाते हैं और उनके रिटायरमेंट की जो उम्र होती है 60 से 62 साल होती है, तो वहां तक के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती है। अर्थात अमेरिका में राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली होता है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान होती है और प्रधानमंत्री सरकार का क्या है? प्रधान है। तो कनाडा में शासन व्यवस्था कैसी है? संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। कैसी है? संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से होते हैं, यानी कि कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और कुछ शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता,
क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन यह मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होने के कारण राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से नहीं हटा सकता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जापान में कैसी व्यवस्था है कि राजा देश का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो देखिए, संसदीय व्यवस्था में हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति होगा या राजा होगा, जिसके पास नाम मात्र की शक्तियां होंगी। औपचारिक प्रधान होगा, नाम मात्र का मुखिया होगा, और वास्तविक शक्तियां किसके पास होंगी? वास्तविक शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री के पास। तो जापान में जो मुखिया है वह राजा देश का है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इटली में भी संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो रूस में व्यवस्था कैसी है कि राष्ट्रपति देश का प्रधान है और राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, जो सरकार का क्या होता है? प्रधान होता है। और रूस में शासन व्यवस्था की बात करें तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था रूस में पाई जाती है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? चांसलर होता है। तो जो पद भारत में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को प्राप्त है और जो शक्तियां प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं, तो वही शक्तियां जो हैं जर्मनी में किसको प्राप्त होती हैं? चांसलर को प्राप्त होती हैं। तो प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट माना जाता है जर्मनी के चांसलर को। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था किसमें पाई जाती है? अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका। अब हम बात करें संसदीय व्यवस्था की, बात करें तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। कौन किसमें? भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल में। आगे हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहां पर लागू है? फ्रांस, रूस और श्रीलंका। कहां पर लागू है? फ्रांस, रूस और श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लागू है। अब हम बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका के बारे में। देखिए, हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे सरकार ऐसी हो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव है, क्योंकि जनता के द्वारा यदि चयनित व्यक्ति संसद में आएंगे तो वह जनता के लिए नीतियों का निर्माण करेंगे। तो वह केवल अध्यक्षात्मक व्यवस्था में संपन्न नहीं हो सकती, केवल संसदीय व्यवस्था में ही संपन्न हो सकती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगा रहे। यानी एक व्यक्ति को ही ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी बातों को सोचा जाएगा। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी होती है। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो हमारे जो संविधान के द्वारा राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया गया है। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल औपचारिक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका या सरकार चलाते हैं। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही राष्ट्रपति को यह शक्तियां उपयोग कर सकता है। तो जो औपचारिक रूप से शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, लेकिन उनका उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश में क्या है? नाम मात्र का प्रधान है। भारत में राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से। निर्वाचित सांसद और विधायक इसका चुनाव करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत पर यह आधारित है।
संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटा सकती है। कौन हटा सकती है? संसद। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, या ध्यान रखें, केवल संविधान के उल्लंघन पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या होती है, देखिए राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी आपात शक्तियां प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अर्थात इन सभी शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। अगर हम राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात करें तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों, मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार कौन है? विशेषाधिकार यानी विशेष अधिकार जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी कि कोई भी यदि विधेयक है वह दोनों सदनों को, या कोई किसी भी विधेयक को, उसको वह दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लौटा सकता है। राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृत देने में विलंब कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, और यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है तो वह उसको लंबे समय तक स्वीकृत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो उस पावर को बोलते हैं वीटो पावर। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय ले सकता है राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मान लीजिए चुनाव हो गए और कई सारे बहुमत दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, और बड़े दल, कई सारे बड़े दल हैं और वह ये दावा करें कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो राष्ट्रपति ये निर्णय ले सकता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। अब हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता ही क्या है। देखिए संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का क्या कर सके? प्रतिनिधित्व कर सके, और वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति यह सभी कार्य करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है, और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रपति के पद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति के पद की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है वह अपना पद भी क्या होता है? खो देता है। तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है कि जिसके पास बहुमत है वही उस लोकतांत्रिक प्रणाली, उस सरकार का क्या होगा? मुखिया होगा, और जिसके पास बहुमत नहीं है वह सरकार का मुखिया नहीं होगा। आगे हम बात करें, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे। यानी प्रधानमंत्री तय करता है कि कौन कौन से लोग मंत्री होंगे और उनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे और कौन से पद पर उनको मंत्रालयों का आवंटन होगा। इसके कारण ही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद के सदस्य होने का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री या मंत्री लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों। अगर संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। कितनी समय सीमा कितनी है? 6 महीने। 6 महीने के भीतर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, और यह सिद्धांत मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़े तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मंत्रियों का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री सरकार की धुरी है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद, दूसरी तरफ प्रशासन के प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के सभी जो कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा उसकी क्या देता है, सूचना देता है। अब हम बात करें प्रधानमंत्री की शक्ति के स्रोत क्या हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया चुनाव पहुंच बनाता है प्रधानमंत्री, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत जो छवि है वह बाहर आती है और अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण वह चुनाव में अपना प्रचार करता है कि मैंने ये कार्य किए हैं, आप मुझे मत दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि भी प्रधानमंत्री के पास होती है। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य भी प्रधानमंत्री रखता है। विदेशी यात्राओं के दौरान नेता की जो छवि होती है वह भी किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। अब बात करते हैं पॉकेट बॉक्स के बारे में। पॉकेट बॉक्स क्या है? देखिए, गठबंधन की सरकारों की वजह से प्रधानमंत्री की शक्तियों में काफी परिवर्तन आ गए हैं। 1989 से भारत में हमें गठबंधन सरकारों का युग देखने को मिला है। इनमें से कुछ सरकारें तो लोकसभा की पूरी अवधि तक भी सत्ता में न रह सकी। ऐसे में प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली नहीं रहा जितना एक दल के बहुमत वाली सरकार में होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉकेट बॉक्स कहते हैं। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। राजनीतिक सहयोगों के परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है और सहयोगी दलों के साथ बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बनती हैं। अब देखिए, पॉकेट बॉक्स का मतलब ये हुआ कि गठबंधन की सरकार का बनाना। अब गठबंधन की सरकार यदि बनाई जाएगी तो उन सहयोगी दलों की चर्चा भी की जाएगी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। यदि किसी भी एक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के चयन में भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार जो इंपॉर्टेंट अधिकार थे उन पर अंकुश लग रहे हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार होती है तो वह अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है। और यदि कोई नीतियां बनाई जाती है तो सहयोगी दलों का परामर्श भी लिया जाता है, जिससे कि नीतियां जो है वो बन रही हैं तो सहयोगी दलों की जो इच्छा है उनको भी शामिल उसमें किया जाए। अब हम बात करें राज्यों में कार्यपाल का स्वरूप क्या होता है। देखिए, राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्र सरकार या फिर शब्द दे सकता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति नियुक्त तो करता है लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। वह किसके द्वारा कर सकता है? केंद्र सरकार की सलाह पर ही वह राज्यपाल को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और बाकी सभी सिद्धांत वही हैं जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू हैं, तो ठीक वैसे ही सिद्धांत राज्यों में भी क्या है, लागू हैं। स्थायी कार्यपालिका राज्यों में क्या होती है? कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक अधिकारी का एक विशाल संगठन और सम्मिलित होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, नागरिक सेवा बोलते हैं। तो स्थायी कार्यपालिका का अर्थ होता है नौकरशाही, यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारियों के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में उन्हें लागू करने के लिए मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है, यानी राजनीति का नौकरशाही पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रम के तकनीकी व प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा किया जाता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है वो भारत में सिविल सेवा अधिकारी जो होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इन सब का क्या करता है, चयन करता है। एक ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। तो यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसके द्वारा अगर जांच की जाती है और उस जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे निलंबित किया जा सकता है, अदरवाइज उसको नहीं हटाया जा सकता।
लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता योग्यता को आधार बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित एवं आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी कि संविधान में सभी वर्ग के लोग जो है वो अधिकारी वर्ग में जा सकते हैं, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, और उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है। अब हम बात करते हैं सिविल सेवा का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा वर्गीकरण, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, 3 है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, यानी इसको भारतीय प्रशासनिक सेवा को क्या बोलेंगे? आईएएस, और इसको बोलेंगे आईपीएस, और भारतीय वन सेवा को बोलते हैं आईएफएस। केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, और प्रांतीय सेवाएं डिप्टी कलेक्टर, जिसे हम एसडीएम भी कहते हैं, और अन्य अधिकारी जो प्रांतों में होते हैं वो क्या होते हैं? सिविल सेवा के अंतर्गत आते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, और यह सामान्यतः आईएएस स्तर का क्या होता है? अधिकारी होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि सिविल सेवाओं का वर्गीकरण क्या होता है, सिविल सेवाओं में कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो दोस्तों, हमने समझा कि कार्यपालिका क्या है, और एनसीईआरटी में जिस तरह से कार्यपालिका को समझाया गया है उसी हिसाब से हमने इसको समझा है, और बहुत कम समय में हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया है। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वे सभी स्टूडेंट, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर एग्जाम पीजीटी, टीजीटी, और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, और उनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी के साथ आशा करते हैं कि यदि एक बार में ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा समझें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पॉलिटी की अन्य क्लासेज भी हैं उनको जरूर देखें, ज्योग्राफी की भी क्लासेज हैं उनको देखिए। निश्चित रूप से वो सभी क्लासेज जो है आपके लिए लाभदायक रहेंगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।